Hello everyone. In today's class, we will be discussing about the textile chemistry aspect. तो टेक्सटाइल केमिस्ट्री में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, उन चीज़ों के बारे में एक-एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक। सिंस वी आर स्टार्टिंग विद द टेक्सटाइल केमिस्ट्री पार्ट, तो इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री एस्पेक्ट्स में आप क्या पढ़ते हो? सबसे पहले तो आप एक जो पूरा एक प्री ट्रीटमेंट लाइन है उसके बारे में पढ़ रहे होते हो। प्री ट्रीटमेंट लाइन, फिर से आप प्री ट्रीटमेंट से डाइंग, फिर प्रिंटिंग और फिर फिनिशिंग के बारे में इस तरीके से पढ़ना होता है। तो ये चीज़ों के यही चीज़ें इंपॉर्टेंट इन डेप्थ में पढ़ना होता है। प्री 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 ट्रीटमेंट की अगर आप बात करते हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? सिंजिंग से स्टार्ट करते हैं। सिंजिंग में कर क्या रहे होते हैं? प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को रिमूव कर रहे होते हैं। वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। सिंजिंग, फिर डीसाइजिंग आप करते हैं, डीसाइजिंग करते हो, साइज जो कंटेंट है उसको आप डीसाइज करते हो। एक कौन कौन से डीसाइजिंग एजेंट्स होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है जिससे हम डीसाइजिंग करते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप एक आपका जो बात करते हो एक रॉट स्टीप एंजाइमेटिक डीसाइजिंग, एंजाइम कौन कौन से ले रहे होते हैं वो भी आपको चीज़ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फिर आप उसके बाद फिर पूरा आपको वो पूरी लाइन को पूरी बाय हार्ट याद होनी चाहिए। फिर आप जब प्री ट्रीटमेंट के बाद डाइंग में आते हो तो डाइंग में आप जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आ जाती हैं। एक नेचुरल डाइंग की बात करते हो आप और सिंथेटिक डाइंग की बात कर रहे होते हो। तो सिंथेटिक डाइंग में आपकी एक वाटर सॉल्युबल डाइज़ होती है, मतलब जो पानी में जो घुल जाती हैं डाइज़ और जो नहीं घुल रही होती हैं। तो जैसे वाटर सॉल्युबल डाइज़ की आप बात करते हो, डायरेक्ट डाइज़ हो गई, ठीक है ना? तो डायरेक्ट डाइज़, रिएक्टिव डाइज़, ये सब वाटर सॉल्युबल डाइज़ हैं, मतलब आप इसको पानी के साथ में रिएक्ट करा सकते हो। फिर एक वाटर इनसॉल्युबल डाइज़ में आती है, जैसे वेट डाइज़ आ गया। बहुत बार क्वेश्चन आया है, वेट डाइज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या हो रहा होता है, वो भी चीज़ थोड़ा आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। देन इसी में एक-एक चीज़ करके बात करते हैं। सबसे पहले जिसमें इसमें जो आपके लिए एक टर्म इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ हो जाता है। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, ये आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ अ मोनोक्रोमैटिक लाइट थ्रू अ डाई सॉल्यूशन इज़ गवर्न्ड बाय बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। इसमें ही क्या फ़ॉर्मूला होता है, A इज़ इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी होता है। इसी को ही एप्सिलॉन सी एल बोल रहे होते हैं। ए एब्जॉर्बेंस होता है। आई नॉट जो होता है वो इंसिडेंट लाइट का इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, आई टी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है। एप्सिलॉन कोफिशिएंट होता है, सी कंसंट्रेशन होता है जो सोल्यूशन का ले रहे हो, और एल क्या होता है जो हम लोग पाथ लेंथ की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये पेपर में कई बार आता है। बियर लैम्बर्ट्स लॉ में पूछा था कि भाई अगर एब्जॉर्बेंस का रिलेशन पूछ लेगा, अगर कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी मान लो 100% से, तो एब्जॉर्बेंस का क्या रिलेशन होगा? एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। जितना बढ़ेगा एब्जॉर्बेंस उसी रेट से ये बढ़ेगा। तो ये एक तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ हो गया। दूसरा एक जो इक्वेशन आती है वो कोबेल्का मंक इक्वेशन आती है पेपर में। कोबेल्का मंक इक्वेशन की बात करते हैं। एक चीज आपको इसमें ये पता होनी चाहिए, क्या चीज पता होनी चाहिए? कोबेल्का मंक इक्वेशन क्या होता है? के बाई एस होता है 1 - r का होल स्क्वायर अपॉन 2r। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क में। अच्छा, के बाई एस क्या होता है? के बाई एस बताता क्या है? जो भी हमारी डाइज हैं उसी में जो है कलर डेप्थ की बात कर रहा होता है। कलर डेप्थ मतलब अगर किसी का भी के बाई एस, हर एक जो डाइड फैब्रिक आप देख रहे हो, जो भी प्रिंटेड फैब्रिक्स आप देख रहे हो, उसमें उसको जो उसकी जो कलर वैल्यूज की जो बात कर रहे होते हैं, कलर वैल्यूज कैसे निकालते हो? एक्स वाई जेड से निकालते हैं, एल ए बी वैल्यूज से निकालते हैं। लाइटनेस, जो रेडनेस और ब्लूनेस की बात कर रहे होते हैं, वो उससे आप एलएबी से कैलकुलेट करते हो। एलएबी का क्या स्केल होता है वो भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। तो अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर द के बाई एस एस्पेक्ट, तो के बाई एस इज इक्वल टू 1 - r का होल। आर क्या चीज होती है? आर इज रिफ्लेक्टेंस वैल्यू। आर इज बेसिकली रिफ्लेक्टेंस वैल्यू।
रिफ्लेक्टेंस वैल्यू की बात करते हैं। रिफ्लेक्टेंस जो होता है वही आर हो रहा होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। के क्या होता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एस जो होता है स्कैटरिंग कोएफिशिएंट की बात करते हैं। फिर आप देखो डाइज़ में डाइज़ की जब हमने बात करी, तो जैसे अगर हम डाइंग की बात करते हैं तो डाइंग में थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। डाइंग का जो प्रोसेस होता है वो एक एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि हीट रिलीज़ होती है इसमें। ये चीज़ थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि जो अगर अप टू सैचुरेशन पॉइंट डाई इंक्रीज़ करती है फिर उसके बाद डिक्रीज़ करने लगती है। अच्छा इसी में ही 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट आपके लिए होती है। एक टर्म होता है क्रोमोफ़ोर और एक टर्म होता है ऑक्सोक्रोम। ये क्या चीज़ होती है ये थोड़ा-सा बताना है। क्रोमोफ़ोर्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये कलर इम्पार्टिंग ग्रुप्स की बात करते हैं। कलर इम्पार्टिंग क्रोमोफ़ोर्स की वो ये सब डाइज़ के एक पार्ट हैं कि भाई आपने देखा होगा कोई भी एक डाई है तो डाई में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उसका उसमें क्रोमोफ़ोर प्रेज़ेंट होता है। क्रोमोफ़ोर क्या होते हैं? इसी को ये क्रोमोफ़ोर्स बेसिकली हैं कि ग्रुप्स होते हैं ये सारे। ये ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स कैसे होते हैं? जिसकी वज़ह से हमारा कलर आता है डाई में। कलर इम्पार्टिंग ग्रुप्स की बात करते हैं हम लोग। तो दीज़ आर क्रोमोफोर्स। अच्छा जैसे अगर बात करते हैं एग्जांपल जो हो गया, ये क्या होता है डबल ट्रिपल बॉन्ड में हो सकता है। दूसरा अगर आप बात करोगे इसमें जो प्रेज़ेंट होता है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन इस तरीके से प्रेज़ेंट है। तो क्रोमोफोर क्या हो सकता है जैसे एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप है तो ये क्रोमोफोर हो सकता है। फिर अगर हम ऑक्सोक्रोम की बात करेंगे तो ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं? दे डीपेंस द मॉलिक्यूल का कलर, मतलब जो भी कलर है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। ऑक्सोक्रोम्स की जो बात करते हैं डिपेंड्स द ह्यू ऑफ द डाई मॉलिक्यूल कलर्स। तो ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिकली होता क्या है जब डाइंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट रिलीज होती है तो वहीं पे जो एनर्जी चेंज की बात करते हैं डेल्टा जी जो हो जाता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की बात करते हैं। तो ये जो डेल्टा जी होता है इसी को ही गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। तो अगर देखो दो चीज़ होती हैं एक अगर आप बात करते हो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब जो अगर आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होना चाहिए वो लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब निगेटिव की बात करते हैं हम लोग, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं। तो ये दिस इज फेवरेबल, हमारा डेल्टा जी लेस देन जीरो ही हमारे लिए फेवरेबल हो रहा होता है फॉर दिस इक्वेशन। डेल्टा एच तो एंथैल्पी की बात करते हो, टी टेम्परेचर हो गया, एस आप एंट्रोपी की बात करते हो। एंट्रोपी क्या चीज़ होती है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस से ही आप एंट्रोपी का कैलकुलेशन कर रहे होते हो। आई थिंक ये चीज़ थोड़ी-सी आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा डाइंग में जो हमने बात करी, डाई में कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं? जो एक डाई तो प्रेज़ेंट है, वाटर प्रेज़ेंट है, ऑक्सिलरीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ऑक्सिलरीज़। अच्छा तो इसी में क्या होते हैं जैसे डाइज़ की बात करी, तो कुछ डाइज़ जो होती हैं वो एनायनिक होती हैं, कैटायनिक डाइज़ होती हैं। कैटायनिक डाइज़ होती हैं और फिर डिस्पर्स डाई की बात करते हैं। एनायनिक डाई जैसे आपने बात करी जो कि डायरेक्ट डाई हो गई वो आपकी एनायनिक डाई है। एनायनिक डाई मतलब SO3 माइनस की जो बात कर रहे हैं, DSO3Na आप पढ़ते हो ना, DSO3Na, तो SO3 माइनस जो आ रहा है ग्रुप, ये दिस शोज़ द एनायनिक पार्ट ऑफ द डाई मॉलिक्यूल्स, दिस इज एनायनिक डाई। कैटायनिक में क्या होता है जो डाई मॉलिक्यूल कैटायनिक पार्ट होना चाहिए कैटायनिक डाई में। डिस्पर्स डाई क्या होता है? डिस्पर्स डाई में जो कलर है वो पूरा बेसिकली डिस्पर्स डाई को आप यूज़ करते हो फॉर पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर में आप डिस्पर्स डाई करते हो। अच्छा पॉलिस्टर को जो प्रिंटिंग करते हैं वो किस तरह से प्रिंटिंग करते हैं? ट्रांसफ़र प्रिंटिंग करते हैं। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में करते क्या है हम? बेसिकली एक पेपर को यूज़ करते हैं। कौन सा ट्रांसफ़र पेपर को हम यूज़ करते हैं? उस पे पहले आप प्रिंट कलर को कर लेते हो, फिर पेपर को पूरा आप सबलाइन करके, मतलब पेपर में जो भी प्रिंट है उसको आप ट्रांसफ़र करा देते हो फैब्रिक पर और वो पेपर को आप निकाल लेते हो। तो हमारा जितना भी जो प्रिंट होता है वो पेपर से आपके डायरेक्टली फैब्रिक पर आ जाता है। इस तरीके से हमारी प्रिंटिंग हो जाती है।
तो ये चीज़ थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट भी है और आपको ये चीज़ थोड़ी-सी पता भी होनी चाहिए कि भई व्हाट इज़ दिस एस्पेक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग सो फार इन दिस एस्पेक्ट। तो जैसे हम लोग इसी में ही हमने जो डाइंग ऑक्सिलरीज़ की बात करी, तो डाइंग ऑक्सिलरीज़ में कुछ आप एजेंट्स को लेते हो, जैसे आपने कैरियर्स को लिया, कैरियर्स हो गए या स्वेलिंग एजेंट हो गए। इनको आप क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा डाई एग्ज़ॉशन हो जाए। मतलब डाई एग्ज़ॉशन का क्या मतलब है? द कैरियर्स आर बेसिकली added to the dye liquor to improve the dye exhaustion for highly crystalline forms such as polyester। या जिस तरीके से कैरियर डाइंग जो करते हैं हम लोग पॉलिस्टर में बेसिकली करते हैं, या स्वेलिंग एजेंट्स की भी बात कर रहे हैं, कि मतलब हमारा जो डाई है वो अच्छे से एग्जॉशन हो जाए, पूरी तरह से इसमें हो जाए, क्योंकि पॉलिस्टर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए आपको जो फाइबर को स्वेल कराना पड़ता है ताकि हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें एंटर कर सकें और डाइंग का फिनोमिना हो सके। तो इस तरीके से हम लोग जो अलग-अलग एजेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारी डाइंग का रेट बढ़ सके, डाई एग्ज़ॉशन बढ़ सके। तो उसी को ही हम लोग ऑक्सिलरीज़ बोल रहे होते हैं। ये चीज़ थोड़ी-सी आई थिंक समझ में आ रही होगी। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। तो इस तरीके से कर रहे हैं। फिर अगर आप और आगे चीज़ों का थोड़ा-सा डिस्कशन करोगे तो किस-किस तरीके से हम लोग क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें थोड़ा-सा आपको समझनी पड़ेंगी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर और if I tell you some more aspects about the dyeing part, तो डाइंग में आप देखो एक-एक थोड़ा-सा डाइंग के बारे में देख लेते हैं। ये वेट डाई का क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। वेट डाई क्या होती है? वाटर इनसॉल्युबल डाई होती है। अच्छा, इसमें ग्रुप कौन-सा प्रेज़ेंट होता है? एंथ्राक्विनोन ग्रुप प्रेज़ेंट होता है। किस तरीके से बनता है? आप इस तरीके से इसमें बना लेते हो कुछ कि तो ये एंथ्राक्विनोन ग्रुप की बनती है। सो इस तरीके से आप इसको वैट डाई को बना रहे होते हो। इसी में जो आई के इतना IWIN की बात करते हैं, कोल्ड वैट डाई, कोल्ड डाई, ल्यूक वार्म और हॉट की बात कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि ये जो क्योंकि अगर मान लो कोई भी डाई अगर इनसॉल्युबल है, तो वो उसमें अप्लाई नहीं होगी पहली बात तो। तो इसलिए इनसॉल्युबल डाई को हमें सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ता है। इस सॉल्युबल फॉर्म को ही ल्यूकोवैट डाई बोलते हैं। ल्यूकोवैट डाई बोल रहे होते हैं। ल्यूकोवैट डाई बोलते हैं हम लोग इस चीज़ को। अच्छा, ल्यूको इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं? वेटिंग बोल रहे होते हैं, वेटिंग। इसमें क्या यूज़ करते हैं? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड Na2S2O3 जो हम यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को हम लोग यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हमारा ये जो है आपका जो इनसॉल्युबल वैट डाई है, ये वैट डाई में कन्वर्ट हो सके। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। रिएक्टिव डाई में आप बात करते हो, तो रिएक्टिव डाई क्या होती है? वाटर सॉल्युबल डाइज़ होती हैं। इनको आप वैट डाई भी आप सेलुलोज़िक के लिए करते हो। रिएक्टिव जो डाई होती हैं, इसमें मोनोक्लोरो ट्राइएज़ीन डाइज़ होती हैं। 2-3 तरीके की आपके बारे में इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कि कौन-कौन से क्या चीज़ ग्रुप्स होते हैं। एक तो इसमें आपकी डायरेक्ट रिएक्शन, एक विनाइल सल्फोन रिएक्शन की भी बात करते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसको आप बात करते हो SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन की जो बात करते हैं, वो उस तरीके से भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। एज़ोइक डाइज़ में एज़ो ग्रुप प्रेज़ेंट होता है, एज़ो ग्रुप प्रेज़ेंट होता है। सल्फर डाइज़ की बात करेंगे तो सल्फर डाइज़ भी इनसॉल्युबल डाइज़ होती हैं। इनसॉल्युबल डाइज़ होती हैं तो इसमें जो एक फिनोमिना होता है टेंडरिंग का फिनोमिना, टेंडरिंग ऑफ सल्फर डाइज़ थोड़ा-सा एक ये डिफेक्ट की बात कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से फ्री सल्फर से ये करते हैं। वो होते हैं। फिर डिस्पर्स डाई के बारे में तो आपने पढ़ ही रखा है। डिस्पर्स डाई को बेसिकली आप कहाँ यूज़ करते हो? पॉलिएस्टर के लिए यूज़ करते हैं। उसको आप कैरियर्स की हेल्प से करते हो। उसके बाद कैरियर्स के साथ डाइंग कर सकते हो। कैरियर में आप क्या यूज़ करते हो? जैसे आपने फिनॉल को भी आप कैरियर यूज़ कर सकते हो। फिनॉल को आप एक तरीके से कैरियर यूज़ विदाउट कैरियर होता नहीं है, क्योंकि जो पॉलिएस्टर की डाइंग होती है, वो हाई टेम्परेचर पर जनरली हो रही होती है। तो एक चीज़ और क्योंकि तो इसलिए ये चीज़ है। दूसरा, आप थर्मोसोल डाइंग टेक्निक को भी यूज़ करते हो किसके केस में?
पॉलिएस्टर के केस में, पॉलिएस्टर हाई टेम्परेचर के बीच में आपको करना पड़ता है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा एक तीसरा तरीका होता है आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई एचटीएचपी की बात करते हैं, एच टेम्परेचर हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर की बात आप कर रहे हो, तो ये एचटीएचपी की बात करते हैं। इस तरीके से आपको इसमें करना पड़ता है। जैसे कोई भी डाइंग का प्रोसेस आप कर रहे हो, तो डाइंग में क्या होता है, दो तीन चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या हो जाती है, सबसे पहले तो जो डाई मॉलिक्यूल है वो आपके ये सरफेस पे आके यहाँ पे टिक जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सबसे पहले ये ऊपर वाली सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा, इसको कहते हैं एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब मतलब ऊपर ही रहेगा, एड्सॉर्ब होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जो डाई मॉलिक्यूल है ये डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें हो रही होती हैं। तो आई होप आप ये थोड़ा थोड़ा सा चीज समझ पा रहे होगे कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से पेपर में चीजें आ रही होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए दीज एस्पेक्ट्स।